जी, वेलकम टू द सेशन ऑफ माइंड मैनिफेस्टेशन एंड माइंडसेट। जो आज हमारे टॉपिक्स हैं वो ये हैं कि हम कुछ जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि माइंडसेट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। इसके अलावा एक साइंटिस्ट है, इसका नाम है मैस्लो। उसने एक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी थी कि हम तमाम लोग किस तरह से जो है ना, क्यों अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ दौरों में मोटिवेट होते हैं। इसके अलावा हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि माइंड मैनिफेस्टेशन होता क्या है बुनियादी तौर पर। ठीक है सर। तो आज का ये टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले असल में मैं थोड़ा सा पिछला रिकैप करूँगा। उसलिए इसलिए ये आपको कुछ चीज़ें लगता है रिपीट होंगी, लेकिन मसला क्या है कि ये बातें मैं समझाना चाहता हूँ। क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए, मसलन हम माइंड मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं कुछ चीज़ हासिल करने के लिए, तो ज़रूरी होता है कि उसकी थ्योरी या उसकी बेसिक्स हमको पता हो कि क्यों होता है, किस तरह से हो सकता है वो। तो इस सिलसिले में जो है ना, हम पहले थोड़ा सा रिकैप करेंगे ताकि हमारी जो है दोबारा से मेमोरी रिकैप हो जाए। ओके। अब हमने जैसे कि पहले देखा था कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमने पढ़ा था कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है कि वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आती है किसी भी फॉर्मेट में, उसको एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है। जो कुछ हम सोचते हैं, करते हैं, जो हमारे माशरे में इर्द गिर्द हमारे पास हो रहा होता है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम मेमोरीज़ को ये मॉनिटर करता है। और ये डिसाइड करता है कि इस मेमोरी को कॉन्शियस माइंड को दे देना चाहिए या उसको फ्यूचर में किसी और ओकेजन के लिए रख लेना चाहिए। ये सबकॉन्शियस माइंड की एक डेफिनेशन है जो कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दी थी। अभी हमने आपको फिर पिछली दफ़ा ये भी बताया था कि जो कॉन्शियस माइंड होता है वो सिर्फ एक 10% ऑफ द टोटल माइंड होता है, ह्यूमन माइंड होता है। इसमें जब आप जो काम आप कर रहे होते हैं, मतलब आपका विल पावर है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लोकल जो लॉजिकल थिंकिंग है और क्रिटिकल थिंकिंग है, ये तमाम थिंकिंग आप जो है ना अपने कॉन्शियस माइंड से कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो 90% ऑफ द माइंड होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो क्या कर रहा होता है, वो हमारे सारे बिलीफ सिस्टम का रिकॉर्ड रख रहा होता है। इमोशंस जो हमारे हैं उसको सारा रिकॉर्ड रख रहा होता है। हैबिट्स जो हमारी आदतें हैं, मैं ये खाता हूँ, ये पसंद करता हूँ, ये नहीं करता हूँ, ये तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। इसके अलावा वैल्यूज़ जो हमारी ख़ानदान की वैल्यूज़ हैं, जो हमारे माशरे की वैल्यूज़ हैं, उसके बारे में सबकॉन्शियस माइंड ही सारा रिकॉर्ड रखता है। इसके अलावा जो प्रोटेक्टिव रिएक्शंस हैं, जो हम जो करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के, भाई किस चीज़ों से बचना चाहिए, किस चीज़ों को करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें भी सबकॉन्शियस माइंड मेंटेन करता है। पुरानी गुजरी हुई मेमोरीज़ को भी सबकॉन्शियस माइंड करता है। और बहुत सारी चीज़ों पे, हमारी इमेजिनेशन पे भी, और हमारी जो समझ है, जो चीज़ों को समझने की, इर्द गिर्द के माहौल की, उसको भी जो है ना सबकॉन्शियस माइंड ही अपने पास सारा कुछ उसका डेटा जमा रखता है। ठीक है ना। तो सबकॉन्शियस माइंड का डेटा बैंक बहुत बड़ा होता है। अब हम आ जाते हैं कि भाई माइंडसेट क्या होता है। माइंडसेट बेसिकली, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, कि एक सेट ऑफ अजम्पशंस होता है कि वो तमाम चीज़ें या वो तमाम मफरूज़े जो हमने अपनी ज़िंदगियों में मुख्तलिफ़ चीज़ों से, अपने बिलीफ सिस्टम से, अपनी जो परवरिश है उससे, इन तमाम चीज़ों से जमा किए हुए हैं। और उस मेथड के ज़रिए, जिसके ज़रिए हम चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, उसको माइंडसेट कहते हैं। ठीक है ना। तो ये एक सिस्टम होता है। और ज़ाहिर सी बात है कि ये माइंडसेट ऑब्वियसली कहाँ से आपके ऑपरेट हो रहा होता है, ये भी बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही ऑपरेट हो रहा होता है, क्योंकि उसमें जो एक्सपीरियंसेस आपने रखे होते हैं जमा करके, उन्हीं एक्सपीरियंसेस को लेकर के ये माइंडसेट आपका क्रिएट होता है। अब फिर हम दोबारा एक दफ़ा देख लेते हैं कि माइंडसेट किस तरह डेवलप होता है। माइंडसेट देखिए, डेवलप होने के लिए जो जो ख़ास तौर पर फैक्टर्स पे इन्फ्लुएंस होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो क्या होते हैं। जो हमारी परवरिश है, या जो हमारे पुराने तजुर्बात हैं, या जिस जगह बैठ के हमने तालीम हासिल की है, जिस एनवायरनमेंट में हमने तालीम हासिल की है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हमारे जो सोशल हमारे जो जिस तरह के कवायद ज़वाबित हैं, और जो हमारा कल्चर है, उन तमाम चीज़ों को मिलाकर आपका माइंडसेट डेवलप होता है। ठीक है ना। अब आ जाइए नेक्स्ट, ये सब हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद ये होता है कि माइंडसेट किस तरह से हमारे बहुत सारे कामों में असरअंदाज होता है। तो माइंडसेट हमेशा हमारे बहुत सारे कामों में इस तरह असरअंदाज होता है कि वो जो है बुनियादी तौर पे वो डिक्टेट करता है, यानी वो चीज़ें को डिक्टेट करता है कि जो हम फैसले कर रहे हैं, या सबसे पहले जो हम हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आए तो हम उस प्रॉब्लम को किस तरह देखते हैं,
ये भी डिपेंड करता है किसके ऊपर, माइंडसेट के ऊपर, कि माइंडसेट जिस तरह से उसी को उसी अंदाज में देखता है प्रॉब्लम को, फिर उसको सॉल्व करने का तरीकाकार भी वो उसी माइंडसेट के ज़रिए होता है। ठीक है ना? तो जैसे अब बहुत सारे, आपको पता ही है कि हमारे माशरे में तो ख़ास तौर पे अगर कोई बंदा बीमार हो गया तो डॉक्टर के पास जाने से पहले उसको मुख्तलिफ और प्रोसीजर से गुजारा जाता है, झाड़ फूक और मुख्तलिफ तरीक़ों से। तो ये सारा क्या होता है, ये वो माइंडसेट होता है जिसकी वजह से हम लोग इस तरह के डिसीजन लेते हैं। खैर, ये मैंने एक जनरल बात की है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम माइंडसेट से काम करते हैं। ओके, लेट्स मूव टू अब इसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ छोड़ के एक दूसरी बात करते हैं। एक साइंटिस्ट था, साइकोलॉजिस्ट, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, जिसका नाम इब्राहिम मैस्लो था। इसने 1943 में एक पेपर पब्लिश किया। उस पेपर का नाम था थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन उसने बताया है कि किस तरह से हम मोटिवेट होते हैं और ज़िंदगी में एक के बाद एक सीढ़ी चलते हैं अपने जहनी इर्तिक़ा की। तो क्या मोटिवेशन होता है उसके पीछे, जो कि हम एक के बाद एक सीढ़ी चलते हैं और किस किस जगह तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? दो कि ये इब्राहिम मैस्लो की जो थ्योरी थी, ये 1943 में पब्लिश हुई, लेकिन आज तक ये एक बहुत ही ऑथेंटिक थ्योरी समझी जाती है। और इसके ऊपर ये भी अब तक भी साइकोलॉजी की क्लासों में, ये किताबों में, टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाई जाती है। मैनेजमेंट की टेक्स्ट बुक्स में इसका ज़िक्र है। ठीक है ना? तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के ये बेसिकली मैस्लोस थ्योरी ये थी कि हम हमारी बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं। उन ज़रूरियात की बुनियाद पर हम जो है क्या होता है कि हम मोटिवेट रहते हैं मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ स्टेजेस के ऊपर। ठीक है ना? इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये जो थे, ये साहब, इनका नाम है इब्राहिम मैस्लो। मैंने कहा चलें पिक्चर भी दिखा देते हैं ताकि पता रहे कि भाई हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नाउ वी मूव टू अनदर नेक्स्ट स्लाइड। इनकी थ्योरी क्या थी? इनकी थ्योरी ये थी कि जो है इंसान किस तरह से अपनी मोटिवेट होता है मुख्तलिफ़ फील्ड्स के अंदर। तो इनके हिसाब से जो हमारी ज़रूरियात होती हैं वो 3 हिस्सों में डिवाइड होती हैं। तो पहली ज़रूरियात का इन्होंने नाम दिया जिसको, वो थी कि बेसिक नीड, बुनियादी नीड क्या है हमारी। ठीक है ना? फिर उसके बाद सेकंड उन्होंने जो स्टेप दिया उसका मतलब तो साइकोलॉजिकल नीड्स की, हमारी नफ्सियाती ज़रूरियात क्या क्या हैं। और उसके बाद सेल्फ फुलफिलमेंट, जिसको इन्होंने इसका नाम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दिया। तो सबसे पहले जाते हैं बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स में उन्होंने 2 स्टेप बताए। एक तो था फिजियोलॉजिकल नीड, कि हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती है। मसलन जैसे हमें सबसे पहले खाना, पानी, कपड़े, आराम की जगह सोना, सोने की जगह, ये चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है ना? तो उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल बुनियादी ज़रूरत है। सबसे पहले बंदा जो काम करता है वो इंसान मोटिवेट होके किस लिए करता है, वो अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए करता है। उसके बाद जब वो सेकंड स्टेज पे जाता है तो उसकी वही बेसिक नीड फिर दोबारा क्या होती है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इन सेफ्टी से मुराद ये होती है कि उसको जैसे घर चाहिए, छत चाहिए रहने के लिए, ताकि वो आराम से कंफर्टेबल रह सके। ये दो जो है ना उसकी बेसिक नीड्स होती हैं। जब ये अचीव कर लेता है तो फिर वो अपने सेकंड लेवल की तरफ मूव करता है, जो उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं। उसमें जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं उसमें सबसे पहले उसने रखा कि जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, इनमेट्स हैं, ठीक है ना, फैमिली, फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जो आपको सोशल सर्किट है, इसमें शादी भी आ जाती है इंसान की। और उसके बाद जनाब और दीगर चीज़ें हैं, मसलन कि भाई वो आप एक सोशल सर्कल आपका बन जाता है जिसमें आप रहना चाहते हैं। ठीक है ना? उसके बाद उसी में साइकोलॉजिकल नीड में उसने एक सेकंड स्टेज बताया कि सेकंड स्टेज में ये होता है जब आप एक साइकोलॉजिकल आपका बन जाता है, एक सर्किट बन जाता है, तो उसमें आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। आप यानी आप वहाँ पे एक लोग आपको एक मुअज़्ज़ज़ तौर पर समझें, एक कंपटीशन, आप कॉम्पिटिटिव हों, यानी कि दूसरे लोगों से बेहतर नज़र आने की कोशिश करते हैं। ये भी उसकी साइकोलॉजिकल नीड होती है जिसके लिए लोग काम करते हैं, मोटिवेट होते हैं। इसके बाद जो स्टेप आता है वो ये होता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है, ये हम ज़रा नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मैस्लो की थ्योरी के मुताबिक जो है ना, सेल्फ एस्टीम ये होता है कि इंसान ये चाहता है माशरे में बेहतर नज़र आए, अब ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ नज़र आए, उसकी इज़्ज़त हो, और वो लोगों के मुकाबले में कॉम्पिटेंट करे, मतलब अपने आप को कॉम्पिटेंट शो करे। तो ये उसकी सेल्फ इस्टीम होती है। उससे वो मतलब वो ये चीज़ें हासिल करना चाहता है ताकि लोग उसके बारे में एहतराम करें, इज़्ज़त करें और उसको एक बेहतर इंसान समझें।
ये बेसिकली मतलब होता है सेल्फ स्टीम का, जो कि सेकंड स्टेज में हमने थर्ड स्टेज में देख सॉरी सेकंड स्टेज में हमने देखा, ठीक है ना। उसके बाद जो लास्ट स्टेज था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, होता क्या है? तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब जो है ना यहाँ समझना ज़रूरी है। तो मैस्लो के मुताबिक क्या होता है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो कुछ मैं हूँ वो अपनी बेहतर फॉर्म में, बेस्ट ऑफ द बेस्ट फॉर्म में वो क्या है, वो कैसा हो सकता हूँ, तो ये कहलाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कि मैं रियलाइज़ करूँ कि यार मैं ये हूँ, ये मेरा पोटेंशियल था, इसको मैंने इस्तेमाल किया और मैं यहाँ हूँ। यानी अपने आप को, यानी जिसे कहते हैं खुद खुद फहमी उसके अंदर आ जाए, कि वो अपने आप को जान ले कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ये बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। थोड़ा और इसको समझते हैं फर्दर। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है कि आ, अगर कोई इंसान जो कुछ जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है तो उसमें एक ख़ास किस्म के टैलेंट दिया हुआ है और उसको एक पोटेंशियल दिया है। पोटेंशियल से मुराद क्या होती है? पोटेंशियल से मुराद ये होती है, जैसे अगर हम एक बॉल को लिफ्ट कर लें, फॉर एग्जांपल थोड़ा ऊपर ज़मीन से ऊपर लिफ्ट कर लें, ठीक है ना। तो बॉल को अगर लिफ्ट कर लिया और हमारे हाथ में रखी हुई हो तो बज़ाहिर वो बॉल जो है वो बिल्कुल सिंपल एक रेस्टिंग फेज़ में खड़ी हुई है, उसमें कोई हरकत नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है उसके अंदर। लेकिन वो एक हमारे एक एलिवेटेड लेवल पे ज़मीन से ऊपर एक जगह खड़ी हुई है, ठीक है ना। तो जब हम अपना हाथ हटाते हैं तो बहुत बड़ी तेज़ी से नीचे गिर जाती है ग्रेविटी की तरफ और जाके ज़मीन पे स्ट्राइक करती है, राइट। तो ये जो पोजीशन, अपनी पोजीशन की वजह से उसके अंदर एक एनर्जी होती है जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होती, वो बड़ा काम क्वाइट और बिल्कुल रेस्टिंग फेज में दिख रही होती है, लेकिन उसके अंदर एक पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। जो अल्लाह ताला ने वो सलाहियत और पोटेंशियल इसी तरह हमारे अंदर रखी हुई है, जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन जब हम उसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो वो प्रैक्टिकली जो है वो पार्ट प्ले करती है उस पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है ना। और साथ साथ अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर जितनी जो पोटेंशियल रखा है, जो सलाहियतें रखी हैं, साथ साथ कुछ लिमिटेशन भी रखी है, कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाते। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो मतलब है वो ये है कि हम ये जान लें कि अल्लाह ताला ने मेरे अंदर क्या क्या पोटेंशियल रखा हुआ है और क्या क्या मेरे अंदर लिमिटेशन रखी हैं। अगर ये इंसान पहचान लेता है, जान लेता है अपने आप को, तो वो बेस्ट ऑफ द ऑफ हिमसेल्फ हो सकता है और उसको यूज़ करके वो बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकता है। अब ये भी एक बड़ी बात, अजीब सी बात है, और ये फैक्ट भी है एक तरह से कि मैस्लो की मतलब ये मैस्लो इस बात पे बिलीव रखता था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लेवल तक सिर्फ 1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन पहुंचती है। यानी उस लेवल तक लोग 99% लोग आते ही नहीं। ये 99% लोग उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते जहाँ के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर सकें अपने बारे में। वजह क्या है? वजह ये है कि वो अपने जो नीचे वाले जो लेवल्स हैं उनमें ही कहीं फंसे रहते हैं और वो आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पाते, ठीक है ना। यानी ये आगे की तरफ सोच ही नहीं पाते और वो ही नहीं समझ पाते कि यार मैं अपने पोटेंशियल को इन चीज़ों से निकल के बाहर किस तरह इस्तेमाल करूं। असल में यही चीज़ जो है ना वो हम आज समझाना चाहते हैं कि हम फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारी बहुत ज़रूरी होती हैं, उनकी फुलफिलमेंट भी ज़रूरी होती है, लेकिन आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपके अंदर कितनी जो है ना, क्या क्या पोटेंशियल है, आप क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है ना। आप क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, आपके अंदर कितनी सलाहियतें हैं, ये चीज़ों को समझने के लिए आपको जो है वो ये चीज़ आपको मालूम होना था कि आप उस लेवल पे पहुंच सकें जहां पर कि आप अपने आप को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ ले जाएं, ठीक है ना। उसके बाद एक ये तो खैर मैंने बताया ना कि ये 1943 का वो था, ये रिसर्च पेपर था जो 1943 का रिसर्च पेपर था जहाँ के ये मैस्लो ने जो प्रिंट किया था। लेकिन अभी लेटेस्ट एक वो है। आमिर साहब अपना कैमरा बंद कर दीजिए प्लीज़। आमिर साहब अपना कैमरा बंद कर दीजिए। ओके। सो अभी एक लेटेस्ट रिसर्च है जो कि एक वेल्थ रिसर्च ग्रुप है जिसने रिसर्च की, उसने ये इस बारे में ये बात बताई कि 98% जो है ना, 98% लोग वो हैं जो कुछ भी उनकी ख्वाहिशात होती हैं या ड्रीम्स होती हैं उसको पूरा किए बगैर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। 98% लोग जो हैं वो अपनी वो ख्वाहिशात जो उनके दिल में होती हैं उसको पूरा ही नहीं कर पाते। ये एक रीसेंट रिसर्च है
अब ऐसा क्यों होता है कि जब लोगों की ख्वाहिशात हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, तो 98% लोग जो दुनिया में, वो क्यों जो है ना बगैर अपनी ख्वाहिशात पूरा किए चले जाते हैं? इसकी रीज़न्स हम जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अगर इसकी रीज़न को जान करके हम लोग कुछ ऐसा कर सकें जो हमारे लिए बेहतर हो सके, तो इस तमाम लेक्चर का ये मतलब है कि आप वो चीज़ समझने की कोशिश करें कि यार इन सब चीज़ों को जान के हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे लिए बेहतर हो, जो हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट अपने अंदर ला सकें। अच्छा, आप दूसरी बात ये कि एक यही बात आ जाती है कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि बुनियादी तौर पर हमारे को हमारा जो एक्चुअल पोटेंशियल जो अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है वो हासिल करने से रोकते हैं। जो एक्चुअल पोटेंशियल अल्लाह ने हमें दिया है उनसे रोकने, क्या चीज़ें वो जो हमें रोकती हैं? तो ये वही चीज़ें हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वही चीज़ें हैं कि जो हम किस माहौल में हमारी परवरिश हुई, हमारे पुराने तजुर्बात कौन से ऐसे तजुर्बात थे, ख़राब तजुर्बात थे। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं यार मैं इस गली से गया था तो गाड़ी पंचर हो गई थी, तो मैं दोबारा इस गली से इसलिए नहीं जाता कि यहाँ से गाड़ी पंचर होती है, यहाँ चीज़ें पड़ी होती हैं रोड पे वगैरह वगैरह। तो यानी बहुत सारे लोग इस तरह के बिलीफ बना लेते हैं अपने, तो इसी को फॉलो करते हैं। जिस एनवायरनमेंट में आपकी तालीम हुई है, मतलब आप ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ लोग ये कहते हैं कि जी हमारे अलावा बाकी सब लोग बेकार हैं, हम लोग सब ठीक हैं। यानी इस किस्म के जो बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स हमारे अंदर होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमको हमारे जो अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी होती हैं उनको हासिल, उनको पूरी तरह इस्तेमाल करने से रोक रहे होते हैं। और ये सब चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया, यही सब चीज़ें मैंने इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि वो तमाम ये वो चीज़ें हैं जो कि माइंडसेट के अंदर होती हैं। यानी आपका माइंडसेट ही ऐसी चीज़ होता है बुनियादी तौर पे जो आपको आपका पोटेंशियल पूरी तरह इस्तेमाल करने से रोक रहा होता है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि जो टॉपिक हमारा था कि भाई माइंड मैनिफेस्टेशन होता क्या है, ठीक है ना? माइंड मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब होता है? माइंड मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि अपने माइंड या अपने थॉट्स के ज़रिए आप क्या करते हैं कि किसी टेंजिबल चीज़, टेंजिबल का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आप मेजर कर सकें, ठीक है ना? जिस चीज़ को आप मेजर कर सकें कि हाँ ये मैं चीज़ हासिल करना चाह रहा था, मैंने इसको हासिल कर लिया, उसको मेजरेबल थिंग। तो उसको अपने अपने अपनी जो है ना अपनी सोच के ज़रिए, अपने ख़यालात के ज़रिए आप उसको हासिल कर पाएँ, इसको कहते हैं माइंड मैनिफेस्टेशन, ठीक है ना? दूसरी चीज़ साइकोलॉजी के एतबार से माइंड मैनिफेस्टेशन से मुराद ये होती है कि अपनी ख़यालात को, अपने एहसासात को और अपने बिलीफ को इस्तेमाल करना, इस तरह इस्तेमाल करना कि वो चीज़ जो आप हासिल करना चाहते हैं उसको आप हासिल कर सकें। इसको हम कहते हैं माइंड मैनिफेस्टेशन। माइंड मैनिफेस्टेशन के साथ एक और टर्मिनोलॉजी अटैच होती है जो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, जिसको कि हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेसिकली ये भी एक तरह का लॉ है और इसको काफ़ी हद तक जो है ना मतलब एक लॉ की, यूनिवर्सल लॉ की हैसियत हासिल हो गई है। इस ये कहता है कि आप कोई भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं हासिल करना, तो उस चीज़ को अगर आप फोकस करें तो वो आपको हासिल हो जाती है, फोकस करके उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं, ठीक है ना? दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को अपनी फोकस करते हैं, अपनी एनर्जी एनर्जी उसकी तरफ फोकस करते हैं, ठीक है ना? ओके, मैं मेरी आवाज़ अभी क्लियर है? क्योंकि बीच में बताया था कि आवाज़ ब्रेक हो रही है। अभी इट्स ओके नाउ, आप लोग सुन सकते हैं आसानी से? कोई समबडी कैन अप्लाई? अभी आवाज़ क्लियर है मेरी? नॉट क्लियर? अभी तक भी क्लियर नहीं आ रही आवाज़? अभी कोई और भी प्लीज़ अपना फीडबैक दे ज़रा। हेलो? नहीं, वॉइस तो क्लियर है। क्लियर है? ओके। ओके, शायद कहीं कुछ मे बी जगह, अदर साइड हाँ, नेटवर्क। कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। ओके। जब क्या होता है कि जो हमारी थॉट्स होते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती है, उसकी भी एक एनर्जी होती है। तो उस एनर्जी को लेकर जब हम फोकस करते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम सोचते रहते हैं, तो वही चीज़ें हमारे पास जो है वो रिटर्न होके हमारी तरफ आ जाती हैं, ठीक है ना? जैसे
होता क्या है कि बहुत सारे लोग मैंने देखा है ज़िंदगी में अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हैं कि जी यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ ये मुश्किल है, मेरे साथ ये मुश्किल है। तो जितना वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, उतनी ही प्रॉब्लम्स जो हैं वो उनकी तरफ लौट लौट के आती रहती हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही बताता है कि जो आपकी एनर्जी है, थॉट्स की जो एनर्जी है, वो उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करती है मैग्नेट की तरह और वापस आपकी तरफ ले आती है। तो जो लोग प्रॉब्लम्स में होते हैं और हर वक्त अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम से निकलने के बाद दूसरे प्रॉब्लम, तीसरे प्रॉब्लम बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है ना? वो कम नहीं होते। उसकी रीज़न यही होती है कि वो हर वक्त अपने, हालांकि ऐसा नहीं है कि ये कोई उनका नसीब या ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि क्या होता है वो लोग सोचते ही बहुत ज़्यादा अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी मुश्किलात के बारे में, तो वही प्रॉब्लम्स उनके पास रिटर्न हो जाती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप ये सोचना शुरू करें कि यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अल्लाह का एहसान है, बहुत हर चीज़ की फरावानी है, आसूदगी है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाती हैं। ये जो है ना, ये अबेंडेंस की तरफ आप चले जाते हैं, ठीक है? क्योंकि अल्लाह ताला की कायनात बहुत बड़ी है, उसमें हर चीज़ की फरावानी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो आप अपनी सोच के ज़रिए, जो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही बताता है कि अपनी सोच के ज़रिए जो है ना, आप अपने लिए पॉजिटिव चीज़ें, अबेंडेंस, आसूदगी पैदा कर सकते हैं, ठीक है ना? बशर्ते कि आपने अपने आप को उसके बारे में, यानी उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना है जो आपने हासिल करनी है, ना कि उन चीज़ों के बारे में जो आपको हासिल नहीं हुई, या आपके जो पुराने तजुर्बात, जो बैड एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं हुए, इसके बारे में नहीं सोचना है आपको। ओके। एक दफ़ा हम समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आप कंप्लीट डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि अगर आप बिल्कुल अच्छी तरह ये चाहते हैं कि जो चीज़ आपको हासिल हो, ठीक है ना, तो ज़ाहिर है मैंने जैसे बताया कि हर इंसान के अंदर कुछ सलाहियतें होती हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो अगर आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं और थोड़ी देर के लिए ये भूल जाएं कि मेरी लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है ना, और अपनी लिमिटेशंस को रहते हुए जो आपके बिलीव्स वगैरह है, इनको जो है ना वो हटा के थोड़ी देर के लिए ज़्यादा उस बारे में सोचें जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो क्या होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में वकूफ़ पज़ीर होना शुरू हो जाती हैं। नहीं, आपको सबसे पहले गाड़ी क्या के करना चक्कर होता में है हम। कि आपको जो है वो अपना आपको अपना जो है वो बिलीफ चेंज करना पड़ता अभी है, यानी माशाल्लाह कि जब खाने पीने मुशरफ का हो रहा आपका था तो अपना माइक चावल खुला। पका दिए तुमने तो बहुत पानी पड़ी। हेलो, मुशरफ आपका माइक खुला हुआ है, प्लीज़ बंद कर दें। ओके, सॉरी डिस्टर्बेंस हो जाता है, प्लीज़ माइक को और कैमरों को ख्याल रखा करें। तो एनीवे, तो क्या होता है कि जी आपका जो जो लिमिट, अपनी लिमिटेशन से बाहर निकल के आपने सोचना है कि जो बिलीफ सिस्टम है आपका, उसको भी साइड में रख के सोचना है, सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करना है जो आपको हासिल करनी है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक अगर आप उस चीज़ पे फोकस करेंगे, तो वो चीज़ खुद ब खुद नेचर आप तक पहुंचा देगी, ठीक है ना? दिस इज़ व्हाट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं, कि जैसे अगर आप किसी चीज़ के बारे में खौफज़दा हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि ज़्यादा खौफ आपकी तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट होता रहेगा, ज़्यादा खौफज़दा आप होते रहेंगे चीज़ों से, ठीक है ना? अगर आप नफ़रत करते हैं कि चीज़ों से, तो वही चीज़ें आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहेंगे, ज़्यादा आपको नफ़रतें मिलती रहेंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक। अगर आप गमगीन रहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक आप मज़ीद गमगीन होते रहेंगे। अगर आप मनफी बातों को सोचते रहते हैं तो फिर मनफी ही बातें आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नज़रिए के मुताबिक ऐसा होता है। पॉजिटिव बात अगर आप सोच रहे हैं तो पॉजिटिव बात ही आपकी तरफ आएगी पलट के, ठीक है ना? ये आपका बेसिकली ये ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। इसी तरह से आप अगर रहमदिली का सबूत देते हैं तो रहमदिली की चीज़ें आपके साथ और पलट पलट के आपकी तरफ आएंगी। आप ताकत के बारे में सोचते हैं तो ताकत ही आपकी तरफ पलट के आएगी। आप खुशी के बारे में सोचते हैं तो खुशी ही पलट के आपके तरफ आएगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि जिस चीज़ के बारे में आप फोकस करते हैं वही चीज़ पलट के आपकी तरफ आती है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए किन किन एरियाज़ में आप जाकर हासिल कर सकते हैं, जो मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ना पीछे, टेंजिबल, मेजर कर सकते हैं हम उसको। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको हम मेजर करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए हासिल कर सकते हैं? तो उसमें कुछ चीज़ों को मैंने ये सिंबॉलिकली बताने की कोशिश की, जैसे यह हैप्पीनेस है कि आप खुश होना चाहते हैं, खुशी हासिल करना चाहते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए फोकस करके अपने लिए खुशी ढूंढ सकते हैं। कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी
भी आप इसी तरह से फोकस करके कि यार मैं कामयाब इंसान बनना चाहता हूँ, तो आप बार बार अगर इस तरह सोचते हैं तो फिर आप कामयाबी की तरफ जा सकते हैं। रिलेशनशिप, आप किसी भी रिलेशनशिप में आए हैं, ठीक है ना, उसको बेहतर करना चाहते हैं या किसी रिलेशनशिप में एंटर होना चाहते हैं, तो उसको भी जो है ना आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। इसी तरह हेल्थ है, आप हेल्थी होना चाहते हैं, बीमार हैं, तो उसके लिए भी आपको फोकस करना पड़ेगा अपनी हेल्थ की तरफ, ना कि अपनी बीमारियों की तरफ, ठीक है ना। इसी तरह से प्रॉपर्टी आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको वो चीज़ सोचना पड़ेगी जो प्रॉपर्टी आपने लेना है, आप ख़रीदना चाहते हैं या हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचें। रिगार्डलेस आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, ये एक अलग इशू है। लेकिन अगर आप सोचना शुरू करेंगे कि यार ये चीज़ मैं लेना चाहता हूँ, ये मकान, ये घर, ये दुकान लेना चाहता हूँ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है जब आप सोचेंगे इस बारे में तो फिर आपको ऑटोमेटिकली जो है आपको उसका, उसकी तरफ से जो है ना जाने का या उसकी तरफ पहुंचने के लिए जो है रास्ता मिलेगा। और दूसरी बात ये होती है कि हम, वही मैंने कहा, जैसे माइंड सेट होता है तो हम एक ही चीज़ को कि भाई हम ये पसंद करते हैं, हम इस तरह चलते हैं, हम इस तरह उठते हैं, इस तरह सोते हैं, एक लोगों ने अपना एक रूटीन सा बनाया होता है, उस पर चल रहे होते हैं। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना है, कुछ बेहतरी करनी है, तो हमेशा कुछ चीज़ मुख्तलिफ करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि यार ये मुख्तलिफ, हम इसको कैसे मुख्तलिफ कर सकते हैं, ये चीज़ के बारे में आपको सोचना चाहिए कि हम कुछ मुख्तलिफ करें ताकि हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकें। अब ये सब बातों के बाद हमारा सवाल ये रह जाता है कि भाई हम माइंड मैनिफेस्टेशन के ज़रिए या अपनी डिज़ायर्स को जो है वो मैनिफेस्ट करके क्या हम अट्रैक्ट कर सकते हैं चीज़ों को अपने तरफ? तो उसका आंसर है यस, कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा सवाल ये कि कैसे, तो उसके कुछ सर्टन स्टेप्स हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँ, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एक थ्योरी होती है, लेकिन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट जो है ना वो सबको प्रैक्टिस करने से और करने से आता है। मसलन आज मैं एक छोटे से बच्चे से, एक टीनेजर से ही पूछूं कि यार ये बॉल इन स्विंग कैसे होती है या आउट स्विंग कैसे होती है, क्रिकेट का बारो जान है हमारे बच्चों में, तो किसी बच्चे से बोलूँ तो वो बाकायदा ग्रिप करके बॉल पे दिखाएगा कि बॉल ऐसे पकड़ें और फेंकने के टाइम ऐसे करें तो हो जाती है। लेकिन हर बंदा जो है वो वसीम अकरम नहीं बन सकता, हर बंदा शाहीन आफरीदी नहीं बन सकता, अनटिल अनलेस ही प्रैक्टिस एंड ही बिलीव इन हिमसेल्फ। तो वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली आप 100% जो है वो तमाम चीज़ें हासिल कर सकते हैं जो कि आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। और उस 1% में से ना बने, यानी 99% में से ना बने कि जो एक या 98% में ना बने जो अपनी डिज़ायर्स को पूरी किए बगैर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अभी हमारे पास कुछ टाइम मौजूद है, तो बहरहाल मैं रिकॉर्डिंग तो स्टॉप कर देता हूँ और उसके बाद में फिर इंशाल्लाह